प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के विस्तार के संदर्भ में हमने अपने पिछले व्याख्यान में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय के विषय में पढ़ा था। आज हम चित्तौड़ और दिल्ली सल्तनत के संबंध के विषय में पढ़ेंगे। चित्तौड़ का दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, जिसे चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनाया गया है। यह राज्य का दक्षिण पूर्वी द्वार है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। जन अनुश्रुतियों के अनुसार पांडव भीम ने इसका निर्माण करवाया था। इस संबंध में प्रचलित कहानी यह है कि एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकला तो उसे रास्ते में एक योगी निर्भयनाथ और एक यति कुकड़ेश्वर से भेंट हुई। भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा, जिसे योगी ने इस शर्त पर देना स्वीकार किया कि यदि वह इस पहाड़ी पर रातों रात एक दुर्ग का निर्माण करवा दे, तब वह उसे पत्थर सौंप देगा। भीम ने अपने शौर्य और देवरूप भाइयों की सहायता से यह कार्य करीब करीब समाप्त ही कर लिया था। सिर्फ दक्षिण हिस्से का थोड़ा सा कार्य शेष था। योगी के हृदय में कपट आया और उसने यति को मुर्गे की आवाज में बांग देने को कहा, जिससे भीम ने सवेरा समझकर निर्माण कार्य बंद करवा दिया और क्रोधित होकर उसने अपनी एक लात जमीन पर दे मारी, जिससे वहां बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसे लोग आज भी भीम तालाब के नाम से जानते हैं। और जहां भीम के घोड़े ने विश्राम किया, वह स्थान भीम गोड़ी कहलाता है। जिस तालाब पर यति ने मुर्गे की बांग दी थी, वह कुकड़ेश्वर कहलाता है। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंशी शासक चित्रांग ने करवाया था। आरंभ में यह चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध था, किंतु कालांतर में जन सामान्य इसे चित्तौड़ कहने लगे। प्राचीन काल से ही चित्तौड़ का पर्याप्त महत्व रहा है। राजस्थान की प्राचीनतम जनतंत्रात्मक नगरी और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका भी इसी दुर्ग के निकट स्थित थी। ऐतिहासिक युग में यह दुर्ग परमारों की मौर्य शाखा के अधीन था, किंतु बाद में बप्पा रावल के समय इस पर गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। कालांतर में इस दुर्ग को दीर्घकाल तक मेवाड़ की राजधानी और राजपूत स्वतंत्रता का संरक्षक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। गुहिल राजाओं की वीरता और नीति कुशलता के कारण 13वीं शताब्दी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का कोई भी सुल्तान चित्तौड़ को जीतने में सफल नहीं हुआ। 1302 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर रावल समर सिंह का पुत्र रत्न सिंह गद्दी पर बैठा। उसे केवल एक ही वर्ष शासन करने का अवसर मिला। उसके समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जो एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। वह सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था। दक्षिण भारत की विजय और उत्तर भारत को अपने अधिकार में स्थायी रूप से रखने के लिए राजपूतों को जीतना उसके लिए अत्यंत आवश्यक था। चित्तौड़ पर उसका आक्रमण इसी नीति का हिस्सा था। जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह जैसे पराक्रमी शासकों के काल में मेवाड़ की सीमाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। इल्तुतमिश, नासरुद्दीन महमूद और बलबन जैसे सुल्तानों ने मेवाड़ की इस बढ़ती हुई शक्ति पर लगाम लगाने का प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। 1299 ईस्वी में मेवाड़ के रावल समर सिंह ने गुजरात अभियान के लिए जाती हुई शाही सेना का सहयोग करना तो दूर, उल्टे उससे दंड वसूल करके ही उसे आगे जाने दिया, जिस घटना को अलाउद्दीन खिलजी भूल नहीं पाया। इस पर चित्तौड़ का भौगोलिक और सामरिक महत्व भी बहुत अधिक था। दिल्ली से मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाले
प्रमुख मार्ग चित्तौड़ के नज़दीक से ही गुजरते थे। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी के लिए मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत पर राजनीतिक एवं व्यापारिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि चित्तौड़ उसके कब्जे में हो। मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा निर्मित चित्तौड़ का दुर्ग अभी तक किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा जीता नहीं जा सका था। अतः अलाउद्दीन खिलजी के लिए इसे जीतना एक बड़ी चुनौती थी। कुछ इतिहासकार अलाउद्दीन के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण राणा रत्न सिंह की सुंदर पत्नी रानी पद्मिनी को बताते हैं। इस विश्वास का मूल आधार 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी नामक एक कवि द्वारा लगभग 1540 ईस्वी के आसपास रचित पद्मावत नामक महाकाव्य है, जिसमें ये कहानी मिलती है कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की आकांक्षा में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। दुर्ग जीतने की पूरी तैयारियां कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चित्तौड़ के लिए रवाना हुआ। अमीर खुसरो इस अभियान में सुल्तान के साथ था। वह अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में लिखता है कि 29 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान ने बेडच और गंभीरी नदियों के मध्य में अपना शाही खेमा लगाकर दुर्ग की घेराबंदी आरंभ कर दी। स्वयं सुल्तान ने अपना खेमा दुर्ग के सीमावर्ती पहाड़ी चित्तौड़ी पर लगाया। यहीं पर अपना दरबार वह लगाता था और यहीं से घेराबंदी का निरीक्षण करता और तत्संबंधी आदेश देता था। लगभग 8 महीने तक घेरा चलता रहा। राजपूतों ने दुर्ग के द्वार बंद कर चित्तौड़ की रक्षा करना आरंभ किया। वीर राजपूतों ने दुर्ग पर से आक्रमणकारियों पर तीर, विशाल पत्थर तथा जलती मशालें डालकर दुर्ग की रक्षा का प्रयास किया। राजपूतों का सुल्तान की सेना को परास्त करने का यह प्रयास ठीक वैसा ही था जैसा कि सिंह अपने शत्रु को पहाड़ की गुफा में स्थिर रहकर हराने का प्रयास करता है। किंतु जब घेरा लंबा चलने लगा तो दुर्ग में खाद्य सामग्री की कमी होने लगी और उधर सैनिक भी दिन पर दिन कम होने लगे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार संभवतः इसी समय के आसपास राजपूतों की सुल्तान से वार्ता होने लगी और उसी दौरान अलाउद्दीन ने रत्न सिंह को कैद कर लिया तथा पद्मिनी की एवज में इसे छोड़ने का आश्वासन दिया हो। राजपूत अंतिम संघर्ष के लिए तैयार हो गए और उन्होंने केसरिया बाना पहनकर दुर्ग के द्वार खोल दिए। राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए और 1600 राजपूत वीरांगनाओं ने पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया। राणा रत्न सिंह के साथ क्या हुआ, इस संदर्भ में इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं। नैन्सी के अनुसार राणा रत्न सिंह युद्ध में मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और जेम्स टॉड भी इसी मत का समर्थन करते हैं। किंतु जैन ग्रंथ नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध सुल्तान की विजय का उल्लेख करते हुए लिखता है कि राणा रत्न सिंह बंदी बनाया गया और वह स्थान स्थान पर घुमाया गया। दशरथ शर्मा इसी ग्रंथ के आधार पर लिखते हैं कि राणा को उसकी संपत्ति से वंचित कर एक बंदर की भांति एक शहर से दूसरे शहर में घुमाया गया। अमीर खुसरो अपने ग्रंथ खजाइनुल उल फतूह में लिखता है कि राजा भाग गया किंतु पीछे से स्वयं शरण में आया और तलवार की बिजली से बच गया। अधिकांश इतिहासकार नैन्सी के मत से ही सहमत हैं कि राणा रत्न सिंह अलाउद्दीन की सेना से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुआ। चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर अलाउद्दीन ने उसका नाम खिजराबाद रखा और दिल्ली लौटने से पूर्व अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का प्रशासन अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया।
अनेक शिलालेख भी चुनवा दिए जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे।